हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं आशा उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर अवेयरनेस पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग विज्ञान के बायोलॉजी सेक्शन से 250 वन लाइनर प्रश्न देखेंगे। दोस्तों, यह प्रश्न विभिन्न एग्जाम जैसे बीपीएससी, बिहार दरोगा, बीसीजीएल, बिहार इंटर, बीएसएससी इंटर लेवल, एसएससी यूजीसी जैसे एग्जामों में पूछे गए हैं और वहां से ये प्रश्न चुन चुन कर कंपाइल किया गया है। दोस्तों, ये प्रश्न आने वाली सभी एग्ज़ाम जैसे बिहार दरोगा, 71st बीपीएससी या बिहार पुलिस हो, इन सभी एग्ज़ामों में ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण कारगर साबित होंगे। दोस्तों, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इस प्रश्न को आप लोग एयरफोन या ब्लूटूथ लगा करके सुन सकते हैं काम करते हुए, ताकि प्रश्न आपका रिवाइज हो जाए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछे गए प्रश्न है। दोस्तों, अगर आपको ये प्रश्न और वीडियो अच्छे लगते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू कर। प्रश्न है, प्रथम प्रश्न है, पर दोस्तों नंबरिंग थोड़ा सा अलग है तो आप लोग नंबर पर ध्यान मत दीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन 250 पूरा है। तो प्रथम प्रश्न है, रक्त में प्रवाहित यूरिक एसिड का सोडियम यूरेट क्रिस्टलों के रूप में जोड़ों में एकत्रित होना कौन सा रोग होता है कहलाता है? तो ये गठिया है, अंग्रेजी में आर्थराइटिस कहते हैं। अगला प्रश्न है, जलीय प्राणियों में नाइट्रोजन विनिमय से कौन सा गैस उत्पादन होता है? तो अमोनिया है, याद रखिएगा। मानव शरीर में अमोनिया को यूरिया में कौन परिवर्तित करता है? तो यह है लीवर आपका। मानव शरीर में यूरिया को अमोनिया परिवर्तित करता कौन है? तो यूरिया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अमीबा अमीबा का प्रचलन अंग कौन सा है, कौन सा होता है? तो ये आपका है सीलिया, याद रखिएगा सीलिया। दो तंत्रिकाओं कोशिकाओं के मिलन को क्या कहते हैं? तो ये आपका है सिनेप्स, याद रखिएगा, वीवीआई क्वेश्चन है। सिलेंट्रेटा संघ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आपको है निडारिया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है पुर्तगाली मानव युद्ध यानी अंग्रेजी में है पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर के रूप में कौन सा जाना जाता है? तो यह आपका फाइसिलिया जो एक जलीय जीव है। किस जलीय जीव को जेली फिश के नाम से भी जाना जाता है? तो ये आपका है ऑरिलिया, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाइड्रा का प्रचलन अंग कौन सा है? हाइड्रा का प्रचलन अंग है आपका टेंटिकल्स, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अमर यानी इमोटल का अर्थ होता है जो कभी न मरे, उसका अर्थ होता है अमरत्व का अर्थ होता है वही, और इमोटल का अर्थ होता है जो कभी न मरे, अमर हो। तो अमरत्व का गुण किस में पाया जाता है? तो आपका हाइड्रा है, समझे दोस्तों। शरीर में संपूर्ण रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो आपका है किडनी रक्त को शुद्ध करता है, और किडनी किसी का खराब होता है तो उसको डायलिसिस किया जाता है, याद रखिएगा। हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है? तो आपका है नवोदित यानी बडिंग होता है, याद रखिएगा। फीता कृमि टैपवर्म किस संघ का एक महत्वपूर्ण प्राणी है? तो आपका है प्लेटी हेल्मिथीज, याद रखिएगा। किस जानवर के अधपके मांस खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंच जाता है? तो आपका सुअर के मांस खाने से फीता कृमि होता है, सुअर के मिस अधपक्के खाने से। अगला प्रश्न है, फाइलेरिया नामक रोग किससे उत्पन्न होता है? तो आपका है बुचेरिया ब्रोनकाप्टी द्वारा होता है, याद रखिएगा, और एक मक्खी द्वारा फैलाया जाता है। फेरिटीमा पोस्थुमा किसका एक वैज्ञानिक नाम है? तो केचुआ का वैज्ञानिक नाम है, इसे वीवीआई करके रखिए, याद रखिएगा, फेरिटीमा पोस्टुमा। अगला प्रश्न है दोस्तों, काकरोच का जल में जीवन नहीं रह सकता, काकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता है, क्योंकि उसका श्वसन अंग वातक तंत्र होता है, यानी ट्रेकिया होता है, वो श्वास ट्रेकिया से लेता है, तो याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? तो आपका तिलचट्टा का रक्त सफ़ेद होता है, याद रखिएगा। घरेलू मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? तो आपका मैगोटा कहलाता है, मैगोटा, वीवीआई क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती है? तो यह 3 जोड़ी है, याद रखिएगा, 3 जोड़ी है, यानी 6 टांग होती कीट में। केंचुआ को किसानों का परम मित्र कहा जाता है, क्योंकि ये जमीन को छिद्र युक्त बनाकर मृदा में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते हैं, इसलिए केंचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। और कंपोस्ट उर्वरक भी इसी से केंचुए की मदद से बनाया जाता है, तो याद रखिएगा। तितली, अगला प्रश्न है, तितली के कायपलट का तीसरा चरण कौन सा होता है? तो आपका है प्यूपा, याद रखिएगा, प्यूपा।
मनुष्यों में कालाजार रोग किसके कारण होता है? तो ये आपका है सैंड फ्लाई, एक प्रकार की मक्खी है। कालाजार सैंड फ्लाई मक्खी के कारण होता है, याद रखिएगा, बहुत खतरनाक मक्खी है ये। डेविल फिश के नाम से कौन जाना जाता है? तो ऑक्टोपस, ऑक्टोपस को डेविल फिश के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों हम लोग, कटल फिश, कटल फिश के नाम से कौन सा जाना जाता है? तो ये आपका है सीपिया या सेपीडा, सीपिया सेपीडा। अगला प्रश्न है, ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? तो यह है 8, इसलिए इसे ऑक्टोपस कहा जाता है। तारा मछली, तारा मछली स्टार फिश किस संघ का प्राणी है? तो आपका है इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इकाइनोडर्मेटा। अगला प्रश्न है, मछलियों के हृदय की विशेषता क्या होती है? क्या है? तो इसमें केवल अशुद्ध रक्त होता है, मछलियों के हृदय में केवल अशुद्ध रक्त होता है, याद रखिएगा। VVI क्वेश्चन इसे रखिएगा, ये BPSC में पूछा गया प्रश्न है। वैज्ञानिकों के अनुसार संसार में किस जीव की संख्या सबसे अधिक है? तो यह है मछलियों, मछलियों SSC में पूछा गया प्रश्न है। वृक्क किडनी के चारों ओर पाए जाने वाले झिल्ली नुमा आवरण को क्या कहते हैं? तो यह आपका पेरिटोनियम, पेरिटोनियम। अगला प्रश्न, शरीर के अन्य सभी अंगों की तुलना में किस अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता सर्वाधिक होती है? तो मस्तिष्क को ऑक्सीजन की आवश्यकता सर्वाधिक होती है, याद रखिएगा। डाइसलेक्सिया नामक बीमारी मानव शरीर के किस अंग में संबंधित है? तो आपका मस्तिष्क में ये बीमारी होता है, डाइसलेक्सिया। अगला प्रश्न है, हृदय गति नियंत्रित करने में किसका उपयोग किया जाता है? तो ये आपका पेसमेकर, कृत्रिम पेसमेकर का आविष्कार एक व्यक्ति ने किया था। आप कमेंट में इसका नाम बताइएगा, कृत्रिम पेसमेकर का आविष्कार किसने किया था? एक सामान्य व्यक्ति के मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? तो आपका 1.36 किलोग्राम होता है, लगभग 1.5 किलो के आसपास होता है, याद रखिएगा। मानव शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्टिव एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो मेडुला ऑब्लिगेटा में होता है दोस्तों, याद रखिए, मेडुला ऑब्लिगेटा में होता है। अगला प्रश्न है, शरीर में प्रतिवर्ती क्रिया और रिफ्लेक्शन एक्शन का नियंत्रण एवं समन्वय कौन करता है? तो मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड करता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर के सपोर्ट करता है? तो है आपका उत्तर है इसका अंतराली केंद्र यानी इंटरस्टिशियल न्यूक्लियस, इंटरस्टिशियल न्यूक्लियस। अगला प्रश्न है, प्रेरक कौशल यानी मोटर स्किल, प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है? तो आपका लालट भाग, फ्रंट लोब, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में भूख तथा तृप्ति मस्तिष्क के किस भाग में द्वारा नियंत्रित होता है? तो आपका है हाइपोथैलेमस द्वारा भूख तथा प्यास नियंत्रित होता है, याद रखिएगा, हाइपोथैलेमस। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये और बार बार पूछे जाते हैं प्रश्न है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग वृद्धि समृद्धि और तर्क का केंद्र होता है? तो सेरेबेलम है, सेरेब्रम, याद रखिएगा। सुई चुभाने पर किस अंग में पीड़ा का अनुभव नहीं होता है? तो आपका मस्तिष्क है, मस्तिष्क में सुई चुभाने पर पीड़ा का अनुभव नहीं होता है, याद रखिएगा। न्यूरॉन का बाहरी निकला हुआ लंबा भाग क्या कहलाता है? तो आपका है तंत्रिका कक्ष, एक्सोन। मानव शरीर के सबसे बड़ी आंतस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो ये है अपटू ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि है सबसे बड़ा अंतस्रावी ग्रंथि, याद रखिएगा, थायराइड ग्रंथि। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क के कितने भागों में विभाजित होता है? तो आपका 3 भाग है, सेरिब्रम, सेरिबेलम तथा ब्रेन स्टेम। सेरिब्रम यानी तर्क शक्ति प्रश्न है। अगला प्रश्न है, आपका मानव शरीर का कौन सा भाग एल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? तो आपका मस्तिष्क है, एल्जाइमर मस्तिष्क में होता है। एल्जाइमर में होता है कि माथा के अंदरूनी झिल्ली सूज जाता है, इसके कारण एल्जाइमर होता है, जिसमें बहुत सारा नींद आते रहता है, याद रखिएगा। मांसपेशिया के रेशों में आवेग संचरण के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता होती है? तो आपका सोडियम है, सोडियम है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, जब एक घड़ी बायोलॉजिकल क्लॉक मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? तो आपका हाइपोथैलेमस में होता है। इसी क्लॉक के कारण हम लोग कब सोना है, कब जगना है, कब क्या करना है, ये क्लॉक हमारा निर्धारित करता है, बायोलॉजिकल क्लॉक। अंतरिक्ष में बायोलॉजिकल क्लॉक बिगड़ जाता है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आरबीसी का मुख्यतः कहाँ बनता है? आरबीसी मुख्यतः कहाँ बनता है? तो अस्थि मज्जा में आरबीसी मुख्यतः बनता है, बोन मैरो में। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि कब उसे भोजन करना छोड़ देना चाहिए, रोक देना चाहिए, वो किस रोग से पीड़ित है? तो यह है बुलिमिया यानी खाते रहने की बीमारी कौन सा है? तो ये बुलिमिया है। इसमें आदमी को पता ही नहीं चलता कि कब खाना छोड़ना है, कब खाना छोड़ना है, इसमें पता नहीं चलता है, तो इसे बुलिमिया कहता है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है,
मानव शरीर में कौन सी रक्त कोशिकाएं संक्रमण से शरीर की रक्षा करती है? तो स्वैरक्त रक्त कोशिका यानी WBC है जो हमारे संक्रमण को हमारे शरीर से बचाती है। तो VVI प्रश्न याद रखिएगा। किस रक्त समूह का व्यक्ति यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? तो ये आपका O ग्रुप का है, यूनिवर्सल डोनर है। और AB है आपका यूनिवर्सल एक्स रिसेप्टर है। तो याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक सामान्य व्यक्ति का रक्त का औसत pH मान कितना होता है? तो 7.35 से लेकर के 7.45 तक होता है। मानव रक्त में पाए जाने वाला कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो आपका हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। और रक्त में सबसे ज़्यादा कौन सा घुलता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO सबसे अधिक रक्त में घुलता है, याद रखिएगा। और इसके कारण से आदमी बेहोश भी होता है और जान भी जा सकता है। रुधिर के जमने में किस खनिज का आवश्यकता होती है? तो आपका कैल्शियम। शरीर में अगर कैल्शियम कमी हो जाए तो रुधिर के जमना थोड़ा सा रुक जाता है। लाल रक्त कणिकाएं RBC शरीर के किस अंग में नष्ट होती है? तो आपका प्लीहा में लाल रक्त कणिका नष्ट होती है और प्लीहा को ही RBC का कब्र कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, रक्त किस प्रकार के ऊतक है? तो ये तरल संयोजी ऊतक है, ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, याद रखिएगा। दिल का दौरा पड़ने के पहले घंटे को किस नाम से जाना जाता है? तो गोल्डन आवर कहा जाता है। इस गोल्डन आवर में अगर किसी व्यक्ति को सही समय पर अस्पताल अगर पहुंचा दिया जाता है तो ये व्यक्ति बच सकता है, इसलिए इसे गोल्डन आवर कहा जाता है। वहीं गोल्डन आवर एक रोड एक्सीडेंट में भी कहा जाता है। अगर एक्सीडेंट के पहले घंटे में व्यक्ति को अस्पताल पहुंचा दिया जाता है तो भी वहां बच सकता है, इसलिए गोल्डन आवर एक्सीडेंट हो या फिर दिल के दौरा पड़ने के पहले घंटा हो, उसे गोल्डन आवर कहा जाता है, याद रखिएगा। और गोल्डन आवर के लिए एक पुरस्कार भी भारत सरकार देती है ताकि लोगों को जान बचा सके रोड एक्सीडेंट में। यदि एक पिता का रक्त समूह A और माता का रक्त समूह O है तो उनकी संतान का रक्त वर्ग कौन सा हो सकता है? तो आपका A या O दोनों हो सकता है। किस रक्त समूह वाले व्यक्ति को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता यानी यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है? तो ये भी है। और डोनर कहा जाता है O को, याद रखिएगा। रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन यानी एंटीबायोटिक किसके कारण निर्मित होते हैं? तो ये आपका लिम्फोसाइट के कारण एंटीबायोटिक निर्मित होता है, याद रखिएगा। रुधिर ब्लड में श्वेत रक्त कणिकाओं यानी WBC की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को किस रोग के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका है ल्यूकेमिया एक तरह का कैंसर होता है जो रुधिर ब्लड में अधिक मात्रा में बनने लगता है, यानी अनियंत्रित मात्रा में बनने लगता है, तो इसे कैंसर कहा जाता है। हालांकि कोई भी ऐसा सेल जो शरीर में अनियंत्रित रूप से डिवाइड होता है तो उसे कैंसर ही कहा जाता है। शरीर में इंसुलिन का मुख्य कार्य क्या है? तो यह शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। शरीर में इंसुलिन, अगर शरीर में इंसुलिन कम हो जाता है तो वहीं पर आपका डायबिटीज हो जाता है, याद रखिएगा। डायबिटिक हो जाता है, शरीर में शर्करा की मात्रा अनियंत्रित हो जाता है। और नियंत्रित कौन करता है? तो इंसुलिन नियंत्रित करता है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, इंसुलिन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो फ्रेडरिक ग्राउंट बेंटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी, याद रखिएगा। जैविक प्रक्रिया को तेज करने में कौन सा पदार्थ उत्तरदायी होता है? तो एंजाइम जैविक प्रक्रिया को तेज करता है, याद रखिएगा। अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लाल रक्त कणिकाओं की संख्या वृद्धि हो जाती है अधिक रक्त पर, इसलिए आप लोग देखते हुएगा कि पहाड़ी महिलाएं अधिक रक्तवर्ण होती है, यानी अधिक लाल दिखती हैं, क्योंकि वहाँ अधिक रक्त की संख्या बढ़ जाता है, रक्त की संख्या की मात्रा बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में एनीमिया महिलाएं नहीं पुरुष भी बढ़ जाता है, यानी पहाड़ी लोगों के रक्त की संख्या बढ़ जाता है जिस कारण से उनका शरीर लाल ज़्यादा दिखता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में एनीमिया रोग किस पोषक पदार्थ की कमी के कारण फोलिक एसिड होता है? प्रश्न मैं फिर से बोलता हूँ, मानव शरीर में एनीमिया रोग किस पोषक पदार्थ की कमी के कारण होता है? तो फोलिक एसिड की कमी के कारण होता है दोस्तों, याद रखिएगा। और फोलिक एसिड अधिकतर कहाँ से मिलता है? तो सेब से मिलता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो अरोटा, सबसे बड़ी धमनी अरोटा है। मानव की सबसे लंबी शिरा कौन सी है? तो ग्रेट सेफिनस शिरा, यह पैर में उपस्थित होता है, याद रखिएगा। रक्तचाप मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो आपका है स्फिग्नोमैनोमीटर, याद रखिएगा। रक्तचाप नापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, रक्त समूह ए बी वाले को सार्वभौमिक ग्राही क्यों माना जाता है? क्योंकि इसके रक्त में प्रतिरक्षी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, इसलिए कोई भी रक्त को यह ग्रहण कर लेता है इसीलिए। अगला प्रश्न है, प्रतिरक्षी एंटीबॉडी क्या है? तो एक ग्लाइकोप्रोटीन है, एंटीबॉडी है, ग्लाइकोप्रोटीन है, और ये VVI प्रश्न, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, रक्त को संपूर्ण शरीर में प्रवाहित करने का कार्य कौन करता है? तो
हृदय का काम है समतोलन रक्त को पंप करना। अगला प्रश्न है इरिसैरिपन इरिसैरिपन नामक औषधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा रिसैरिपिन का प्रयोग। अगला प्रश्न है स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या सामान्यतः कितनी होनी चाहिए? तो 2 लाख से अधिक होना चाहिए। वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा वीवीआई क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो हाइपरग्लाइसीमिया याद रखिएगा। और वहीं से आपका डायबिटीज भी हो जाता है, डायबिटीज भी होता है। निम्न रक्तदाब को क्या कहा जाता है? तो आपको हाइपोटेंशन कहा जाता है, याद रखिएगा निम्न रक्तदाब को हाइपोटेंशन कहा जाता है। अगला प्रश्न है उच्च रक्तदाब को क्या कहा जाता है? तो हाइपोटेंशन। यहाँ निम्न, याद रखिएगा निम्न रक्तदाब को क्या कहता है? तो हाइपोटेंशन। और उच्च रक्तदाब को क्या कहता है? हाइपरटेंशन, याद रखिएगा दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। दूध का निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटॉसिन के स्रावन में कौन सी ग्रंथि प्रमुख भूमिका निभाती है? तो आपका पीयूष ग्रंथि आपका दूध के स्रावन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जहाँ से ऑक्सीटॉसिन निकलता है और इसी की वजह से दूध निकलता है। और ये ग्रंथि आपका पीयूष ग्रंथि है, जहाँ से ये सब नियंत्रित होता है। पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है हमारे शरीर का और सबसे छोटी अंत और बाह्य द्रव्य ग्रंथि है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है पराप्टू हार्मोन रक्तों में किसकी मात्रा नियंत्रित करता है? तो कैल्शियम और फास्फोरेट की मात्रा को नियंत्रित करता है। मानव शरीर की किस हार्मोन में आयोडीन उपस्थित होता है? तो आपका थायरॉक्सिन में आयोडीन उपस्थित होता है, याद रखिएगा। आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग होता है, आयोडीन की कमी के कारण होता है और ये कहाँ होता है? थायरॉक्सिन में होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो TSH है, यानी थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन्स है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न लॉरो उड़ हार्मोन फाइट एंड फ्लाई के नाम से किस हार्मोन को जाना जाता है? तो आपको है एड्रेनलिन हार्मोन को फाइट एंड फ्लाई के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो ये आपका है 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है शरीर के कौन से ग्रंथि वाहिनीहीन यानी डक्टलेस होती है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि जो होता है जो वाहिनी विहीन होता है, याद रखिएगा इसमें कोई वाहिनी नहीं होता है, जैसे अंत में स्रावित होते रहता है इसमें का हार्मोन। पशुओं के थन में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाई जाती है? तो आपको ऑक्सीटॉसिन। और ये दूध खतरनाक होता है दोस्तों, ऑक्सीटॉसिन वाला दूध नहीं लेना चाहिए। यदि अग्नाशय में कोई विकार उत्पन्न हो जाए तो क्या होगा? तो इंसुलिन और ग्लूकान का निर्माण नहीं होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो आपका पीयूष ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है, याद रखिएगा। और यहीं से बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं, जैसे इंसुलिन के नियंत्रण यहाँ से नहीं होता है आपका, और बहुत सारे हार्मोन का नियंत्रण यहाँ पीयूष ग्रंथि से होता है, जैसे कि दूध निकालने वाले हार्मोन का नियंत्रण भी यहीं से होता है। अगला प्रश्न किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट में रंग बदलती है? तो वर्ण किलक क्रोमैटिक, याद रखिएगा। पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम कौन सा है? तो आपका इमाइलेज है। पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम कौन सा है? तो इमाइलेज है। शरीर में वृद्धि हार्मोन के स्राव को रोकने का कार्य कौन करता है? तो आपका सोमैटोस्टिन है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रसव के समय गर्भाशय के फैलाव और संकुचन को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? तो आपका ऑक्सीटॉसिन है, और इसे लव हार्मोन भी कहा जाता है, और बच्चे जन्म देने के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उस समय यह काम आता है, और वह पिटोसिन, याद रखिएगा। मानव में सोने जगने के चक्र को कौन हार्मोन नियंत्रित करता है? तो मेलाटोनिन नियंत्रित करता है, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है पुरुषों के सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि व विकास में कौन सा हार्मोन सहायक है? तो आपको टेस्टोस्टेरोन है, इसे पुरुष हार्मोन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। टेस्टोस्टेरोन को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है महिलाओं में गर्भाशय बनाए रखने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? तो आपको प्रोजेस्टेरोन है, इसे स्त्री हार्मोन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। टेस्टोस्टेरोन के पुरुष हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन के स्त्री हार्मोन, याद रखिएगा। स्त्री की सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि और विकास में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? तो एस्ट्रोजन, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मनुष्य की मुख्य गुहा से ही विकास पाचन प्रारंभ हो
किसका पाचन प्रारंभ हो जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट का। मनुष्य के मुख से ही पाचन शुरू होता है, किसका? तो कार्बोहाइड्रेट का, याद रखिएगा। वेसोप्रोसिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका है डायरोसिस। डायरोसिस वेसोप्रोसिन हार्मोन की कमी से होता है। अगला याद रखिएगा। मानव शरीर में पैरोडिट पैरोडिट ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो कान में। मानव शरीर में पैरोडिट पैरोडिट VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मानव शरीर में पैरोडिट ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो कान में पाई जाती है, यानी कान के नीचे पाई जाती है, याद रखिएगा। गर्भ निरोधक दवाइयों के रूप में किसकी हार्मोन गोलियां दी जाती है? गर्भ निरोधक दवाइयों के रूप में किस हार्मोन की गोलियां दी जाती है? तो एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन की गोली आती है गर्भ निरोधक दवाइयों के रूप में। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि अंत व बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है? तो अग्नाशय ग्रंथि है, याद रखिएगा। ये अंतःस्राव ग्रंथि और बाह्यस्राव ग्रंथि दोनों का उदाहरण है। और यह हमारे शरीर के सबसे बड़ा दूसरा ग्रंथि है, यानी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। और प्रथम है लीवर, सबसे बड़ी ग्रंथि, याद रखिएगा। कौन सा वर्णक मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है? तो आपका मेलानिन। मेलानिन के कारण ही लोगो गोरा और काला दिखता है। अगर मेलानिन की संख्या अधिक है तो काला होगा, यानी थोड़ा सा गहरा रंग होगा, और मेलानिन की संख्या कम है तो एक रंग थोड़ा सफ़ेद होगा, वाइट से हो जाता है। हाइड्रेरियन ग्रंथि। हाइड्रेरियन ग्रंथि शरीर में कहाँ उपस्थित होता है? तो आँख और उसके आसपास हाइड्रेरियन ग्रंथि होता है, याद रखिएगा। हाइड्रेरियन ग्रंथि आँख और उसके आसपास होता है। मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि को नष्ट करने वाला रोग कौन सा है? तो ये आपका है हाशिमोटो रोग। हाशिमोटो रोग, इसे थायराइड की आत्महत्या भी कहा जाता है, यानी थायराइड को नष्ट करता है हाशिमोटो रोग, याद रखिएगा। थायराइड ग्रंथि कौन सी नियंत्रित करता है? थायराइड ग्रंथि को कौन नियंत्रित करता है? तो आयोडीन, याद रखिएगा। आयोडीन के द्वारा थायराइड ग्रंथि नियंत्रित होता है, छोटा बड़ा होगा या नहीं होगा। लेक्रमाइल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो आँख के नीचे। इसी की वजह से आंसू निकलते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। लेक्रिमल ग्रंथि के कारण ही आंसू निकलते हैं, याद रखिएगा। मेढक के कशेरुकी स्तंभ के दोनों ओर स्थित ग्रंथि को क्या कहा जाता है? तो आपका स्वेमेरिडन ग्रंथि। स्वेमेरिडन ग्रंथि, याद रखिएगा। स्तनियों की त्वचा में पसीने की ग्रंथि कौन सी होती है? स्तनियों की त्वचा में पसीने की ग्रंथि कौन सी होती है? तो श्वेत ग्रंथि, याद रखिएगा। यह ग्रंथि शरीर में जल और लवण को नियंत्रित करने में सहायक होता है, याद रखिएगा। श्वेत ग्रंथि पसीना नियंत्रित करता है, श्वेत ग्रंथि। अगला प्रश्न है, ब्राइटस रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो गुर्दा है, याद रखिएगा। गुर्दा ब्राइटस रोग से प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है इंटरफेरोन। हाँ, इंटरफेरोन का प्रयोग किस बीमारी के नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो कैंसर। सिलिकोसिस क्या है? फेफड़ों से संबंधित रोग है। सिलिकोसिस अक्सर रुई की फैक्ट्री में काम करने वाले को ये बीमारी अक्सर होता है, सिलिकोसिस। रुई की फैक्ट्री में काम करने वाले को, या फिर कोयला खदान में काम करने वाले, यानी धूल भरे क्षेत्रों में काम करने वालों के लिए ये बीमारी होता है, सिलिकोसिस, याद रखिएगा। फेफड़ा से संबंधित रोग है। मक्का फसल में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होता है? तो जिंक की कमी से सफ़ेद कली नामक रोग होता है। सफ़ेद कीट किस फसल का रोग है? तो ये सरसों का है, सफ़ेद कीट, याद रखिएगा। भिंडी में पीतवर्ण शीरा रोग किसके कारण होता है? तो ये सफ़ेद मक्खी के कारण होता है, याद रखिएगा। गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन का उपयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो हेपेटाइटिस के लिए गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, रानीखेत रोग किस जीव से संबंधित है? मुर्गी से संबंधित है रानीखेत, याद रखिएगा। वहीं एक ठो है बर्ड फ्लू, H5N1, याद रखिएगा। ये भी बर्ड से संबंधित, ये भी मुर्गियों में ज़्यादातर हो जाता है। एस्मोट रोग संबंधित किस फसल से है? तो गेहूं से संबंधित है एस्मोट रोग, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आलू में ब्लैक हार्ट रोग किसके कमी कारण होता है? तो ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है आलू में ब्लैक हार्ट रोग। VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा। VVI क्वेश्चन है ये। बर्ड फ्लू किस कारण से होता है? तो H5N1 से इन्फ्लुएंजा रोग होता है, याद रखिएगा। और ये विषाणु द्वारा होता है, याद रखिएगा। बर्ड फ्लू H5N1 से होता है। अगला प्रश्न है, किस रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता? तो ये खसरा द्वारा, मीजल्स को एंटीबायोटिक द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। छोटी माता रोग यानी चिकन पॉक्स किस वायरस के कारण होता है? तो वेरियोला वायरस के कारण होता है, याद रखिएगा। वेरियोला वायरस के कारण चिकन पॉक्स होता है। अगला प्रश्न है, खसरा नामक रोग किस विषाणु के कारण होता है? तो आपका है
मोरबीली विषाणु, मोरबीली विषाणु के नाम से खसरा रोग होता है, याद रखिएगा, उसके कारण होता है खसरा रोग। वेरियोला वायरस के कारण होने वाला रोग कौन सा है, तो आपका चिकन पॉक्स है, वीवीआई क्वेश्चन याद रखिएगा। गलसुआ नामक रोग किस वायरस के कारण होता है, तो आपका मम्प्स वायरस, मम्प्स के कारण होता है गलसुआ नामक बीमारी, याद रखिएगा, मम्प्स वायरस। जन्म के तुरंत बाद शिशु को कौन सा टीका लगाया जाता है, तो आपका बीसीजी, बैसिलस क्लाइमेट गुरिन, बीसीजी का टीका लगाया जाता है, याद रखिएगा। रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहता है, तो वेक्टर, वेक्टर कहता है, याद रखिएगा, वेक्टर यानी रोग को प्रवाहित करता है, संचरण करता है। थैलीसीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है जो प्रवाहित करती है रुधिर को, थैलीसीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है जो प्रवाहित करती है रुधिर को प्रवाहित करती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस रोग को एंटीबायोटिक द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है, तो मीजल्स। ये डबल क्वेश्चन आ गया दोस्तों, लगता है पेज ही डबल हो गया है। अगला प्रश्न है, टिटनेस नमक रोग किस जीवाणु के कारण होता है, तो आपका है क्लाडिडियम टिटेनी, क्लाडिडियम टिटेनी। फिलिप्स नामक रोग किस विषाणु के कारण होता है, तो आपका है ट्रेपोनोमा पैलिडियम, ट्रेपोनोमा पैलिडियम, याद रखिए। अगला दोस्तों, अगला प्रश्न है, काली खांसी से बचाव के लिए शिशुओं को कौन सा टीका लगाया जाता है, तो आपका डीपीटी, याद रखिएगा, डीपीटी। अगला प्रश्न है, काली खांसी से बचाव के लिए डीपीटी लगाया जाता है, याद रखिएगा। ट्रिपनोमोसा, ट्रिपनोमोसा क्या है, जिसमें सोने की बीमारी होती है, तो आपका प्रोटोजोआ है, जिससे सोने की बीमारी होती है, याद रखिएगा। एंटीएमीबिया जिजीवेलिस नामक क्या है, जिसे पायरिया रोग होता है, तो प्रोटोजोआ है, इसे पायरिया रोग होता है, और ये मुंह में हो जाता है, दांत में होता है, विटामिन सी की कमी के कारण अधिकतर होता है। खाज रोग किसके कारण होता है, तो एकेरिस एस्केबिज नामक कवक के कारण होता है, एकेरिस एस्केबिज नामक कवक से होता है खाज रोग, याद रखिएगा। कवक जनित रोग, कवक जनित रोग दाद किसके कारण होता है, तो ये होता है ट्राइकोफाइटोन तथा एपिडर्मोफाइटोन, याद रखिएगा, थोड़ा सा टेढ़ी नेम है लेकिन याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एस्कोरिसिस कौन सा रोग है, तो कृमि जनित रोग है एस्कोरिसिस, ये लुम्प्रिकाइडिस के नाम का एक रोग होता है, याद रखिएगा। कोयला खदान में काम करने वाले श्रमिकों को कौन सा रोग होता है, तो आपका फुफ्फुस धूम्रता यानी न्यूमोकोस्मोसिस होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, धान का अंगमारी रोग किसके कारण होता है, धान का अंगमारी रोग होता है आपका जैंथोमोनास के कारण, जैंथोमोनास के कारण होता है धान का अंगमारी रोग, याद रखिए। कोयला खदान में काम करने वाले श्रमिकों को कौन सा रोग होता है, तो आपका फुफ्फुस धूम्रता रोग होता है, याद रखिएगा। धान का अंगमारी रोग किसके कारण होता है, तो आपका है जैंथोमोनास ओराइजी, याद रखिएगा। कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किसकी आयु के निर्धारण करने के लिए किया जाता है, तो जीवाश्म की, फॉसिल की, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एजोला क्या है, तो एक जलीय फर्न है और एक जैविक उर्वरक भी है एजोला, याद रखिएगा। सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग होता है, तो राइजोबियम और जैपोनिक्स, राइजोबियम जैपोनिक्स होता है। और राइजोबियम जो आपका दलहनी फसल के जड़ में भी होता है, जैसे चना मटर इत्यादि के फसल के जड़ में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करता है, याद रखिएगा। जैव उर्वरक के रूप में किन सूक्ष्मजीवों का प्रयोग होता है, तो साइनोबैक्टीरिया के रूप में होता है जैव उर्वरक के रूप में। प्लेग किससे फैलता है, तो जीवाणु से प्लेग फैलता है, और एसएससी 2013 पूछा गया प्रश्न है। मलेरिया मादा एनफ्लीज, मलेरिया मादा एनफ्लीज से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी, तो रोनाल्ड रॉस ने किया था। मलेरिया की खोज किसने किया था, रोनाल्ड रॉस ने किया था। काली मौत किसे कहते हैं, तो प्लेग से काली मौत होता है। डेंगू बुखार के कारण शरीर में किसकी कमी हो जाती है, तो प्लेटलेट्स के कारण होता है डेंगू बुखार, और एक तरह का मक्खी है जो ये डेंगू बुखार फैलाती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इटाई क्या है, तो एक अस्थि रोग है, इटाई एक अस्थि रोग है जो कैडमियम के कमी के कारण होता है, इटाई कैडमियम की अधिकता के कारण होता है इटाई रोग, याद रखिएगा। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की गई दवा कौन सी है, तो जीडोबुडिन, एजीटी है, यानी जीडोबुडिन, ये एड्स विषाणु को कम करने के लिए दवा दी जाती है, जेपीएस में पूछा गया प्रश्न। मटर में मार्स रोग किसकी कमी के कारण होता है, तो आपका मैग्नीज के कमी के कारण होता है मटर में मार्स रोग। आम में लिटिल लीफ रोग किसकी कमी के कारण होता है, तो जस्ता के कारण होता है, आम में लिटिल लीफ रोग होता है, याद रखिएगा। आंवले में आंतरिक निक्रोसिस रोग किसकी कमी से कारण होता है, तो आपका बोरोन के कमी के कारण होता है, ये याद रखिएगा। धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है, तो जिंक यानी जस्ता की कमी से होता है। बाजरे का ग्रीन ईयर रोग किस रोगकारी कवक के कारण होता है, तो आपका एस्केलेरोस्पोरा ग्रेमिकोला, याद रखिएगा, एस्केलेरोपोरा
ग्रेमिकोला, थोड़ा टेढ़ा नाम है लेकिन याद रखिएगा। आलू का स्थिर रोग किस रोगकारी जीवाणु द्वारा होता है? तो आपका स्यूडोमोनास सोलेनेसिएरस, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, धान का अंगमारी रोग किस रोगकारी जीवाणु द्वारा होता है? तो आपका जेंथोमोनास ओराइजी, ओराइजियम एस्टिवा धान का वैज्ञानिक नाम भी है, याद रखिएगा। राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए की खोज सबसे प्रथम किसने की थी? तो फ्रेडरिक मिस्टर ने किया था आरएनए की खोज, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, टेरामाइसिन, टेरामाइसिन की खोज किसने की थी? तो फिनेल ने टेरामाइसिन की खोज किया था, एक एंटीबायोटिक है, याद रखिएगा टेरामाइसिन। प्रथम परखनली शिशु का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड ओ स्टेप्टो ने, एडवर्ड ओ स्टेप्टो ने किया था प्रथम, और इसका नाम था लुइस ब्राउन, लुइस ब्राउन इसका नाम था प्रथम परखनली शिशु का। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया था, और ये दक्षिण अफ्रीका के थे। क्रिश्चियन बर्नार्ड हृदय प्रत्यारोपण किया था। और एक प्रश्न आता है, ओपन हार्ट सर्जरी सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये आपका वाल्ट लीलेहल याद रखिएगा। ओपन हार्ट सर्जरी सर्वप्रथम किसने किया था? तो वाल्ट लीलेहल ने। लेकिन हृदय प्रत्यारोपण यानी किसने किया था? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पेचिस तथा प्लेग की चिकित्सा का आविष्कार किसने किया था? तो आपका किटेजाओ, पेचिस तथा प्लेग की चिकित्सा का आविष्कार किसने किया था? तो किटेजाओ ने किया था। गाय की उच्च दूध उत्पादन प्रजाति कौन सी है? तो आपका है हॉलस्टाइन गाय, हॉलस्टाइन गाय सबसे उच्च प्रजाति का है जो अधिक दूध देती है, याद रखिएगा। लोही, लोही किस जानवर की नस्ल है? तो भेड़ का नस्ल है लोही। पशुओं का तापक्रम किस यंत्र से मापा जाता है? तो आपका है वेटनरी थर्मामीटर, याद रखिएगा। वीवीआई प्रश्न है, वेटनरी थर्मामीटर से पशुओं का तापमान मापा जाता है। मानव शरीर में रक्त का दाब नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा किया जाता है? तो अधिविक ग्रंथि कारण मानव शरीर का ताप का नियंत्रण किया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के उपचार के लिए जिस औषधि का तैयार किया गया है उसका नाम बताएं? तो इसका नाम है इंटरफेरॉन। ये किस बीमारी की दवा है? तो कैंसर के, याद रखिएगा। क्लोरोफॉर्म का आविष्कार सबसे किसने किया था? हैरिसन तथा सिप्सन ने क्लोरोफॉर्म का आविष्कार किया था। हैरिसन सिप्सन ने क्लोरोफॉर्म का आविष्कार किया था। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया था? तो आपका विलियम इंथोवेन ने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का आविष्कार किया था, जिसको ECG कहा जाता है, ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और ये हृदय के धड़कन को जांचने में काम आता है कि किस तरह का धड़कन चल रहा है। स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक का आविष्कार किसने किया था? तो आपका किया था सेल्मन वैक्समैन अब्राहम। अगला प्रश्न है, गर्भ निरोधक गोलियों का आविष्कार सबसे किसने किया था? तो पिनकस ने किया था गर्भ निरोधक गोलियों का आविष्कार। लिंग हार्मोन की खोज या आविष्कार किसने की थी? तो स्टेनॉच, लिंग हार्मोन का खोज स्टेनॉच ने किया था। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 होते हैं। मुख्य मच्छर विकर्षण मॉस्किटो रेप्लिएंट पदार्थ किस पदार्थ से प्राप्त होता है? तो नीम से, यानी जो मच्छर भगाने वाली दवा बनती है नीम से बनता है, नीम के पौधा से। वह कौन सा जीव है जिसमें पित्ताशय गॉल ब्लैडर नहीं पाया जाता है? तो चूहा में पित्ताशय नहीं पाया जाता है, इसलिए इसे गुस्सा नहीं आता है, याद रखिएगा। नेत्रदान में आँख के किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है? तो कॉर्निया दान किया जाता है सबसे पहले, याद रखिएगा। धान के पौधे उगाने की डेपांग विधि किस देश की विकसित की गई थी? किस देश में? तो आपका फिलीपींस में डेपांग विधि सर्वप्रथम विकसित की गई थी। और दोस्तों, धान का विकास भी लगभग सर्वप्रथम फिलीपींस में ही हुआ है, याद रखिएगा। धान यानी चावल क्रांति, धान क्रांति भी वहीं आया था। और गेहूं क्रांति तो मैक्सिको में आया था, लेकिन धान का आविष्कार यह फिलीपींस में ही हुआ था। कार्बनिक पदार्थों में कौन सा एक प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? तो आपका सेलुलोज है जो सर्वाधिक प्रकृति में पाया जाता है, और यह कार्बनिक पदार्थ है। धान की फसल में जैव उर्वरक के रूप में नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो नीलहरित शैवाल का, याद रखिएगा, नीलहरित शैवाल। वृक्ष की आयु निर्धारण कैसे किया जाता है? तो उसके तने में निर्मित बल्लियों की संख्या के आधार पर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अमेरिकी सेना द्वारा वियतनाम युद्ध में प्रयुक्त खरपतवार नाशक रसायन को किस नाम से जाना जाता है? तो एजेंट ऑरेंज नाम से जाना जाता है। इस एजेंट ऑरेंज ने आपका अमेरिका वियतनाम युद्ध में बहुत तबाही मचाया था, क्योंकि ये एजेंट ऑरेंज ऊपर से गिराया जाता था जंगल में,
और वो ये सारे जंगल के पत्ता गिरा देता था, जिससे इनके दुश्मन नज़र आता था, यानी जो इनके विरोधी था वो नज़र आ जाता था एजेंट ऑरेंज के कारण। तो याद रखिएगा ये बहुत खतरनाक एक तरह का केमिकल है। और वहीं एक गैस का प्रयोग भी किया जाता था जो मस्टर्ड गैस होता था, और वो जलाने में काम आता था, पूरा जंगल के जंगल जला देता था मस्टर्ड गैस। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है? तो आपका किंग कोबरा है। ऊँट अपने कुबर का उपयोग किस लिए करता है? तो यह वसा संग्रह के लिए करता है। जैविक सेवन नामक कृत्रिम हृदय का आविष्कार किसने किया था? तो रॉबर्ट जार्विक ने किया था। मैंने आपसे एक प्रश्न भी पूछा था, उसका आंसर यहाँ आ गया, आपका देख लीजिएगा। बीज की प्रकीर्णन की सेंसर विधि किस पादप में पाई जाती है? यानी बीज की प्रकीर्णन की सेंसर विधि किस पादप में पाई जाती है? तो आपके पोस्ते में, पॉपी में पाई जाती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है व्हाइट लेग हॉर्न। व्हाइट लेग हॉर्न किसकी एक किस्म है? तो ये कुकुट यानी चिकन का एक किस्म है, उच्च कोटि का किस्म व्हाइट लेग हॉर्न, याद रखिएगा। स्वान डॉग उपजातियों में कौन सा उपजाति भौंकने में असमर्थ होती है? तो डिंगो। डिंगो प्रजाति का डॉग है जो नहीं भौंक पाता है। अगला प्रश्न है बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग होता है? तो रतन जोत या जेट्रोफा का प्रयोग होता है बायोडीजल बनाने में। अगला प्रश्न है दीमक टर्माइट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो श्वेत चींटी नाम से भी जाना जाता है टर्माइट को, यानी दीमक को। जैव ईंधन एथनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? तो आपका है गन्ने मक्का से एथनॉल प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है एक्सोनोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो पादप वृद्धि दर नापने के लिए। पादप वृद्धि दर नापने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो ऑक्सेनोमीटर, याद रखिएगा। बारूदी सुरंग का पता लगाने में कौन से जंतु उपयोगी होते हैं? तो मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है बारूदी सुरंग का पता लगाने में। भ्रूणीय वृद्धि फीटल ग्रोथ को मापने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासोनिक, इसी के द्वारा अल्ट्रासाउंड किया जाता है, जो पता चलता है कि पेट में क्या है। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य अपने सदस्यों को कैसे पहचानते हैं? तो नृत्य द्वारा, डांस द्वारा मधुमक्खी अपने कॉलोनी के सदस्य को पहचानते हैं। टमाटर के बीज रहित फल उत्पादन किस प्रकार से संभव है? तो पुष्पों पर हार्मोन के छिड़काव से टमाटर बीज रहित उत्पादन किए जाते हैं। पौधों को उगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो यह पॉली हाउस जो एक तरह का ग्रीन हाउस के काम करता है, याद रखिएगा पॉली हाउस। अगला प्रश्न है ऐसे पौधे जिनके बीज नग्न होते हैं किसके अंतर्गत रखा जाता है? तो जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत। जिनके बीज नग्न होते हैं उस पौधे को जिम्नोस्पर्म के कैटेगरी में रखा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मधुमक्खी की भाषा पहचान सर्वप्रथम किसने की थी? तो है कार्ल वान फ्रिस्क। इसके लिए 1973 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, याद रखिएगा, कार्ल वान फ्रिस्क। अगला प्रश्न है अंगोरा ऊन किस जानवर से प्राप्त होता है? तो खरगोश से अंगोरा ऊन प्राप्त होता है, याद रखिएगा। शीतल पेय पदार्थ में किसकी पर्याप्त मात्रा होती है? तो आपका है कैफीन की पदार्थ अधिक मात्रा होता है शीतल पेय पदार्थ में, कैफीन की। अगला प्रश्न है आपका उच्च वर्गीय पौधों में कौन सा जीवित ऊतक जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? तो फ्लोएम, याद रखिएगा पोषक वाहक का काम करता है फ्लोएम। और अगर जल पहुंचाना हो ऊपर तो काम करता है जाइलम। ठीक है, जाइलम हो गया आपका जल पहुंचाता है पौधों में, और वहीं फ्लोएम है जो पोषक तत्व खाना पहुंचाता है, फ्लोएम, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है एक गिलास पानी कितने कैलोरी मिलती है? तो 0। अगला प्रश्न है गुरुत्व बल के विपरीत पौधे के तने में पानी सक्रियता के क्या कहलाता है? तो वाष्पोत्सर्जन। गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ये पानी वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। सुनहरे धान में बीटा कैरोटीन निर्माण करने वाले जीन को किस नाम से जाना जाता है? तो यह पिटूनिया है, याद रखिएगा। कौन सा जीव पौधे के नुकसान पहुंचाने वाले कीट एवं अन्य आर्थ्रोपोड्स को नष्ट करता है? तो आपका है बैकुलोवायरस है जो पौधों में नुकसान पहुंचाने वाले कीट को नष्ट करता है। ये जीनोम के कुछ भाग को डीएनए अनुक्रमों से निकालने, जोड़ने या बदलने के किस प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है? तो आपका है क्रिस्पर-9। और क्रिस्पर-9 तो आजकल क्रांति ला दिया है जीन एडिटिंग के क्षेत्र में। एक जीन एडिटिंग करने वाली कैंची है, याद रखिएगा क्रिस्पर-केज9, ये एक जीन एडिटिंग का कैंची है, याद रखिएगा। बड़ी प्रश्न इससे पूछे जाते हैं और ये आजकल बहुत इसका प्रयोग किया जाता है। अभी हाल ही में एक भेड़ का भी आविष्कार किया है लोगों ने जो विलुप्त हो चुका था इसी तकनीक की मदद से।
मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग हो जाता है? तो बेरी रोग। ऐसे चावल जो पॉलिश किया होता है उसको खाने से बेरी रोग होता है, क्योंकि विटामिन बी की कमी इसमें हो जाता है। पॉलिश से विटामिन बी नष्ट होता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम खनिज अति आवश्यक है हृदय संबंधित समस्या को नियंत्रित करने के लिए। घातक एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन बी12 के कारण होता है एनीमिया रोग। शरीर के अंदर लोहा आयरन की कमी उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? तो रक्तहीनता है। एनीमिया इसी को कहता है, रक्तहीनता को। अगला प्रश्न है, माँ का दूध लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें किस तत्व का अभाव होता है? तो लोहा नहीं होता माँ के दूध में। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो ये आपका वसा है। वसा जो हमारे ऊर्जा के लिए एक प्रमुख स्रोत है। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ल्यूकीमिया के नाम से जाना जाता है, और ये व्हाइट ब्लड सेल होता है, याद रखिएगा। दांतों को क्षय झड़ने से रोकने के लिए अधिकांश तो टूथपेस्ट में क्या पाया जाता है? तो फ्लोराइड। झड़ने से रोकने के लिए फ्लोराइड में रहता है। मेरे ख्याल से फ्लोराइड के कारण ही झड़ता है दांत, याद देख लीजिएगा दोस्तों एक बार। कैंसर के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है? तो आपका है कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में, और इस उपचार के कारण शरीर के सारे बाल नष्ट हो जाते हैं, याद रखिएगा। आंखों की दूरदृष्टि बीमारी को किस कारण से होती है? तो नेत्र गोलक की छोटी हो जाने के कारण होता है दूरदृष्टि का हो जाना, यानी नेत्र का जो गोलक है ये छोटा हो जाता है, जिस कारण जो प्रतिबिंब है आपका बाहर बनता है। और वहीं एक होता है गोलक बड़ा हो जाता है, तो इसमें नेत्र का जो प्रतिबिंब है ये पहले ही बन जाता है। तो एक हो गया दृष्टि दोष, एक हो गया निकट दृष्टि दोष, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शारीरिक मुद्रा, संतुलन और समयावस्था को नियंत्रित करता है? तो आपका है सेरेबेलम, और ये पिछला भाग है मस्तिष्क का, याद रखिएगा। और एक होता है सेरेब्रम, तो ये है आपका अगला भाग होता है, और इसमें बुद्धि, तर्क शक्ति सब होता है इसमें, याद रखिएगा। कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है? तो आपका है प्रोलैक्टिक हार्मोन, याद रखिएगा। और ये VVI प्रश्न है दोस्तों, VVI प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रिया को नियंत्रित करता है? तो आपका है हाइपोथैलेमस। इसी कारण डर भय सब होता है हाइपोथैलेमस के कारण होता है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग निगरण और उल्टी का नियंत्रण करता है? तो आपका मेडुला ऑब्लिगेटा, याद रखिएगा, मेडुला ऑब्लिगेटा। कौन सा जीव निंद्रालु व्याधि के लिए उत्तरदायी है? तो आपको है ट्रिप्नोसोमा, ये आपका है निद्रालु व्यवस्था के लिए, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, येलो फीवर किस मच्छर के काटने से होता है? तो आपका एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से येलो फीवर होता है, और इस मच्छर के काटने से अन्य और भी कई गो बीमारी होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कौन कौन सा है। जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? तो आपका एडिस इजिप्टी है, याद रखिएगा। यही मच्छर आपका एक यहीं पर मिलेगा आपका उत्तर। जीका वायरस के लिए भी एडिस इजिप्टी है उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है? तो दिमाग को खा जाता है। माना जाता है कि जीका वायरस दिमाग को खा जाता है। अधिरक्तस्राव यानी ब्लीडिंग रोग है, एक अनुवांशिक रोग विकार है, याद रखिएगा। अधिरक्तस्राव एक बीमारी है जो एक अनुवांशिक बीमारी है, वही होता है जिसमें विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, और इस कारण से ब्लड होते रहता है, और एक अनुवांशिक बीमारी है, इसको कहा जाता है हीमोफीलिया कहा जाता है, याद रखिएगा, हीमोफीलिया। विडाल टेस्ट द्वारा बीमारी को किस पहचान की जाती है? किस बीमारी का? तो टाइफाइड का पहचान विडाल टेस्ट से होता है, याद रखिएगा। बहु औषधि चिकित्सा MDT किसके संक्रमण के कारण होता है? तो ये होता है लेप्रोसी कारण, याद रखिएगा। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है, क्योंकि शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए यह आवश्यक होती है ठंडी में, इसलिए गर्मी की अपेक्षा ठंडी में कैलोरी की मांग अधिक होता है शरीर द्वारा। आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या है? तो भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना, याद रखिएगा प्रश्न का उत्तर। कुनैन के अलावा कौन सा शाकीय औषधि मलेरिया के उपचार के लिए उत्तरदायी है यानी उपयोगी है? तो यह आपका ऑर्टीथर, याद रखिएगा। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो आपका केसिन है, याद रखिएगा। VVI प्रश्न है। अगला प्रश्न है, चिकित्सक हमें परामर्श देते हैं कि अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्योंकि
क्योंकि तेल में असंतृप्त वसा यानी अनसैचुरेटेड फैट होते हैं जो हमारे ब्लड में जम जाता है और हार्ट अटैक का कारण बन सकता है, इसलिए अनसैचुरेटेड फैट को नहीं खाना चाहिए। अगला प्रश्न है किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है, तो ये आपका है लैक्टोज। लैक्टोज के कारण। जापानी इंसेफ्लाइटिस का कारण क्या है, तो ये आपका विषाणु के कारण होता है ये बीमारी जापानी इंसेफ्लाइटिस। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आपका लीवर है। और जो भी समस्या होता है यानी शरीर में किसी तरह का कोई विषाक्त पदार्थ लिया है तो कहाँ पता चलता है, तो यहीं पता चलता है लीवर में ही। लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचार। लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचार कैसे होता है, जीन के समामिश्रण और क्रोमोसोम में बदलाव से होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कौन सा एक अल्प विकसित अंग होता है, अपेंडिक्स। जो अल्प विकसित अंग है मनुष्य के शरीर में होता है और ये रोग के कारण बन जाता है जिसे निकाल दिया जाता है कई बार लोगों द्वारा अपेंडिक्स को। और ये शायद शुरू में घास को खाने के लिए बनाया गया था प्रकृति द्वारा, लेकिन आपको तो पता ही है कि समय के अनुसार उसका यूज कम हो गया तो यह भी बेकार हो गया है। मनुष्य में अवशेषी अंग कौन से हैं, तो आपका कर्णप्लव पेशिया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों में उपयोग होने के कारण काफ़ी असमान हो जाते हैं लेकिन उनकी मूल संरचना एवं भ्रूणीय प्रक्रिया में समानता रहती है, क्या कहलाता है, तो समजात अंग। समजात अंग कहलाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है वीनस की फूलों की डलिया। वीनस की फूलों की डलिया किसे कहा जाता है, तो आपका है यूप्लेक्टेला। यूप्लेक्टेला कहा जाता है। इस तरह का प्रश्न याद रखिएगा। बिल्ली की आंख रात में क्यों चमकती है, तो टेपिटम लूसिडम के कारण। टेपिटम लूसिडम के कारण। केंद्रक विहीन लाल रुधिर किसमें होता है, तो आपका स्तनी जीवों में होता है। केंद्रक विहीन लाल रक्तकण यानी रक्त में केंद्रक नहीं होता है तो किसमें होता है इस तरह का रक्त, तो आपका होता है स्तनी में। अगला प्रश्न है भारत में गिद्धों की तेजी से घटती जनसंख्या मुख्य कारण क्या है, तो आपका डिक्लोफेनिक दवा या अत्यधिक उपभोग है। दोस्तों इस दवा के कारण गिद्धों की संख्या घट रहा है और कैसे घट रहा है मैं आपको बताता हूँ। इस दवा को लोग पशु के दर्द निवारक के रूप में देते हैं। डिक्लोफेनाक एक दर्द निवारक दवा है पशु के लिए और पशु ये दवा खाते हैं और उनका अगर डेथ हो जाता है तो ये दवा उनके शरीर में रह जाता है, जिसके कारण अगर कोई गिद्ध है जो इस मरे हुए पशु को खाता है तो ये दवा गिद्ध के शरीर में चल जाता है और ये दवा डिक्लोफेनाक उस गिद्ध के लिए गिद्ध का जान ले लेता है क्योंकि उसके लिए खतरनाक दवा हो जाता है। इसलिए गिद्धों का संख्या घटाने में इस दवा का एक बड़ा योगदान है, इसलिए भारत सरकार ने इस दवा को बैन कर दिया है डिक्लोफेनाक के लिए, याद रखिएगा। मयूर का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आपका पावो क्रिस्टेटस, याद रखिएगा क्रिस्टेटस। अगला प्रश्न है एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है, गुंज पक्षी है, गुंज नहीं गुंजन पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ता है, याद रखिएगा। वह पक्षी जो अपने शत्रु से बचाव के लिए अपना सिर रेत के अंदर कर लेता है तो यह आपका शुतुरमुर्ग है, याद रखिएगा। संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है, तो मछली की। यह दोबारा प्रश्न आ गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने लगभग 250 से अधिक प्रश्न को देखा है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा। और दोस्तों मैं इस तरह के वीडियो इस चैनल पर और भी आगे अपलोड करूंगा विभिन्न विषयों पर। तो आप लोग जिस भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस चैनल पर बने रहिएगा और इस वीडियो को और से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो को लाभ मिले, इस जानकारी के लाभ मिले। प्रोत्साहन मिलेगा आप लोगों को शेयर और लाइक सब्सक्राइब करने से ताकि मैं और काम करने में। धन्यवाद।